आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता है और आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हम आपके लिए किस भर्ती परीक्षा तैयारी और कौन सा डाटा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपका 100+ वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का पोर्शन कवर हो रहा है और तैयारी बेहतर होगी और पीवाईक्यू प्रश्नों के साथ होगी। और आपको बता दें, फिलहाल अभी हम संविधान के टॉप प्रश्न ले रहे हैं, तो हमने इसके पहले टॉप 50 प्रश्नों का पार्ट बनाया है। प्रश्न क्रमांक 1 से आप देखेंगे 50 तक, उसके बाद आपको हम ले रहे हैं आज 50 51 से 100 तक। तो सेकेंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट तक देखिएगा। और आपको बता दें, एनटीपीसी पीवाईक्यू टॉप जीके जीएस फॉर 2025 एग्जाम के लिए है और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और संविधान के प्रश्न हैं और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भंडारा है। भाग 1 था और अब भाग 2 चलेगा। टॉप प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर आप इसके पर देख पा रहे होंगे जी, आपको प्रश्न मिलेंगे वो भी कौन से शिफ्ट में, कौन से तारीख में और कौन से भर्ती परीक्षा में, ये सब आपको अपडेट मिलेगा। तो लेके चलते हैं पहला प्रश्न को। और रेलवे के समस्त भर्ती परीक्षाओं में आप काम देगा, हम आपको बता चुके हैं, प्ले स्टोर में आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। प्रश्नों का भंडार रखा 100+। चलिए तो सेकेंड पार्ट कवर करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और हम ले रहे हैं पहला प्रश्न, लास्ट तक बने रहे, आपको 100 प्रश्न क्रमांक तक चलना पड़ेगा। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि भाई देश में राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं, जो हर राज्य में नहीं है। लेकिन लोकसभा तो सॉरी विधानसभा तो आप जानते होंगे, विधानसभा सभी राज्यों में होती है। विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यों के लिए विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ये आर्टिकल कहाँ पर मिलेगा, ये पूछ रहा है और आप देख पा रहे हो एग्जाम में कहाँ पर आया है। ये जो प्रश्न कवर करा रहा है जी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी तक, जेईई और रेलवे के समस्त परीक्षाओं, एसएससी, बैंक और स्टेट एग्जाम में भी काम देगा। तो अनुच्छेद 169 में लिखा है कि राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। सेकेंड प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। यहाँ पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो याद रखें, अनुच्छेद आपका 32 आएगा। और कौन जारी करता है, याद रखें जी, आपका उच्चतम न्यायालय जारी करेगा। ये भी प्रश्न बनता है, कौन जारी करेगा, उच्चतम न्यायालय। कितने प्रकार के रिट हैं, 5 प्रकार के। ये प्रश्न पूछता है कौन से आर्टिकल में है, 32। तो यहाँ प्रश्नों का भंडार मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 52 का आंसर आप पास है यहाँ पर 32। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। इसके पहले भी हमें पहले पार्ट में अनुसूची से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है और आपको बता चुके हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और हमें पहले वाले जो पार्ट में है 7वीं और 8वीं अनुसूची के बारे में पूछा था। और आप लोग अनुसूची 12 के 12 पढ़ लीजिएगा, अनुसूची क्रमांक किसमें कौन चीज़ है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है ये पूछ रहा है, तो याद रखें, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। पहला में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन होता है भाई, और तीसरे में आपकी शपथ ग्रहण होती है, और चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है कि नहीं, एसटीएससी का। इस प्रकार से आप पूरे 12 के 12 पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप जानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब सीधी बात में बकवास, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ये कौन से आर्टिकल में है भाई। इसके पहले हमें पिछले पार्ट पूछा था 72 में क्या है, क्षमा दान की शक्ति। उसी प्रकार 123 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया है। संशोधन भी पूछता, याद रखें 1954।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी दी गई है? मतलब सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। ये आर्टिकल नंबर 16 कहता है। और ये प्रश्न पत्र याद रखें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे आपकी सफलता में, हर वैकेंसी में आपको काम देगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, आप देख पा रहे होंगे रिपीट हो रहा प्रश्न, लेकिन प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। और आप देख पा रहे शिफ्ट भी चेंज है और तारीख भी चेंज है, लेकिन वही भर्ती परीक्षा एनटीपीसी का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 16 मतलब 16। समझ गए? हाँ, प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो भाई अभिव्यक्ति मतलब हमें अधिकार है, हम अपने व्यक्तित्व से किसी को कुछ शब्द बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर 19 कहता है भाई। और एक बार नहीं, इस प्रश्न को बार बार पूछा कई बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? कि दोनों सदन, भाई संसद के 3 अंग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होगा उसे हम बोलते हैं संयुक्त बैठक। ये कौन से अनुच्छेद में, याद रखें इसका बैठक अनुच्छेद 108 में। और बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। याद रखें, ये भी प्रश्न बनता है कि दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है 108 अनुच्छेद के तहत। और जो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य को जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, खालिस्तान कहलाती है प्रस्तावना। और आपको पता होनी चाहिए संविधान के पहले प्रश्न में आप प्रस्तावना देखेंगे, और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। याद रखें, क्या? कुंजी। ये प्रश्न ही बनता है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे प्रस्तावना को, जो क्या करता है? संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। हाँ, तो पहले प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, और पहले कहा जा रहा था कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर याद रखेंगे, इस डेट को कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो 1973 में जो केशवानंद भारती ने केस लगाया था कि हम संशोधन कर सकते हैं, उसको ध्यान रखते हुए अब संशोधन किया जा सकता है। और हम आपको प्रश्न पूछते हैं, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है, और यह किस देश से लाया गया है? ये बात हम पहले पाठ में बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी व्यक्ति जो समानता है भारत में खालिस्तान साल से रह रहा हो, प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वो है 12। तो 12 साल से रह रहा हो तो वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। और ध्यान रखें, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि भारत का नागरिकता एकल है। कोई भी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, अगर वो लगातार 12 साल तक रह रहा हो भारत में, वो नागरिकता ले सकता है। और कौन सा
एग्जाम में आया है, कब आया है आप देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस प्रश्नों को समझाते चल रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो खालिस्तान के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। वो रहेगा 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 के अनुसार, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से कहाँ चला गया हो, पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जो व्यक्ति भारत से कहाँ चला गया, पाकिस्तान क्षेत्र में, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 खालिस्तान से संबंधित है, नागरिकता से। याद रखेंगे, भाग क्या, अगर आपको पूछे भाग किस में, तो भाग आपका 3 आएगा भाई। भाग 3 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई पहले संविधान, मूल संविधान में 22 भाग थे, अब बढ़कर 25 हो गए हैं। 25 प्रश्न ही पूछ चुका, 22 नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा। 22 के 22 भाग याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद तो ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण याद करना है। 22 के 22 भाग और 12 के 12 अनुसूचियाँ, और भागों को आपको अनुच्छेद के साथ याद करना है, कहाँ से कहाँ तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, मतलब छुआछूत से। इसके 21 का आर्टिकल नंबर 21 भी आ गया, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 19 भी आ गया, 18 भी आ गया भाई, है कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में छुआछूत अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। क्या आपके अनुसार हुआ है? अभी नहीं। और वो ऐसे विद्यार्थियों को बता दूं मैं, अगर आपके सहपाठी कोई है जो पढ़ना चाहता है, उसे अगर तैयारी करना है रेलवे भर्ती परीक्षा की, वो पीवाई के प्रश्न पढ़ना चाहता, तो आप उसे सपोर्ट कीजिएगा। आप उसके पास डाटा शेयर कर दें। मेरे विद्यार्थियों में जानकारी सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा पा रहा हूँ जो मुझसे जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, और 100% सही सटीक जानकारी है, और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो आप भी पढ़ें, आपके सहपाठी पढ़ें। चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? अगर आपको पता होगा, पहले पार्ट में मैंने बताया था, जरूर बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपको बता दें, इतिहास का भी कवर होगा, इकोनॉमिक्स कवर होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस, अभी तो जिस पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो भाई संविधान का प्रश्न भी कवर करेंगे, इतिहास के प्रश्न कवर करेंगे, भूगोल का भी करेंगे, अर्थशास्त्र करेंगे, साइंस का करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें कि सर पर डे ऐसे वीडियो लाते रहें, हम आप पढ़ने वाले हैं। पढ़ोगे जरूर लाऊंगा। अभी तो संविधान का प्रश्न चल रहा है, सेकेंड पार्ट। जल्द हम आप किसी प्रकार से सभी विषयों का पाठ लेकर आते रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग सब कवर होगा। चलिए, तो याद रखें, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया, मैं वहाँ बताया था। और याद रखें, आर्टिकल नंबर 300 का में रखा गया, वो भी कानूनी अधिकार के तौर पर। और ये याद रखें, भाग भाग भाई आप ये बता, मौलिक अधिकार कहाँ होता है, ये बताइएगा, ठीक है। तो हम आपको पूछ रहे हैं मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, हम आपको आर्टिकल नंबर 31 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था। इससे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाकर 300 काम में रख दिया गया है। जी, तो मैं पहले बता चुका हूँ, आप भाग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? अभी हमें प्रश्न पूछा था, रिट जारी कौन कर सकता है? भाई सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय जारी कर सकता है कि नहीं। रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा, उच्च न्यायालय जारी करेगा। साथ में रिट होते हैं 5 प्रकार के, आर्टिकल नंबर 32 में है ये, ठीक है। वहीं पूछ रहा, उन्हीं 5 में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उन्हीं 5 में से एक क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कौन जारी करेगा? रिट भाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। हम आपको कमेंट बॉक्स पूछते हैं भाई, 5 रिट में से एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, बाकी आप लोग 4 कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो अवश्य करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के खालिस्तान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से
किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल नंबर 15 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ न नस्ल, न धर्म, न जाति, न जन्म के स्थान पर भेदभाव किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। क्या भारत में ऐसे हो रहा है? नहीं। छुआछूत भी है, भेदभाव भी है। मतलब संविधान एक ऐसा चीज़ है जो जिससे देश चल सकता है और चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ सही तरीके से नहीं चल रही। आप लोग भी समझदार हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, पता होगा आपको देश के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खालिस्तान के अंतर्गत है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या भारत में कम है, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, जो आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्यालय को करने से रोकने के लिए, उस कार्यालय में उस कार्य को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता? तो आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी CB2 में आया है, और अभी याद रखें एनटीपीसी एग्जाम हो चुका है भाई। 2024 का ALP हो गया, तकनीशियन हो गया, जेई हो गया, RPF हो गया, कांस्टेबल हो गया, और अभी एनटीपीसी हो गया, अभी CB2 होना बाकी है, और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का एनटीपीसी रह गया और ग्रुप डी रह गया। 2024 भर्ती की बात कर रहे हैं। 2025 का ALP आ चुका है, तकनीशियन आ चुका है, पैरामेडिकल स्टाफ वाला फिर आएगा। इस प्रकार से सभी वैकेंसियाँ 2025 में फिर रिपीट होगी। तो पढ़ते रहे, हम आपके साथ यही जी की जैसा आपको 100% साथ देगा, और हम फिर अप टू डेट प्रश्न भी लेकर आते रहेंगे। हकदार नहीं है तो वो आपका आएगा अधिकार परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो आपका आएगा आर्टिकल नंबर 20। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा इसके पर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो याद रखें, इसके पहले हमें समानता के अधिकार से प्रश्न पूछा था, हमने उस पहले पार्ट में बताया 14 से 18। अगर आपको याद होगा तो पता होगा। अभी पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखें आर्टिकल नंबर 23 से 24 के मध्य है। तो पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, और समानता का अधिकार 14 से 18। इस प्रकार से पूरा आर्टिकल सहित आपको मौलिक अधिकार पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। याद रखें 14 मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य या पालक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे, ये हमें कहा गया है। और अभी प्रश्न पूछिएगा आर्टिकल नंबर कौन सा, तो आप बता दें 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, यह संशोधन किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। 86वां 2002। और अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 11 नंबर में, अगर बात करें आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21 का में है, ठीक है, ये 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिया जाए। और 11 में क्या है, मौलिक कर्तव्य में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा, याद रखें 100 क्रमांक तक प्रश्न जाएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। भाई रिट आपको पता है 5 प्रकार का होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करेगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और 5 होती है। 5 में से एक है जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। इसके पहले भी आ चुका, याद रखें इसका प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। नेक्स्ट, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देता है। वो रहेगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप देख पा रहे होंगे ये इससे संबंधित जो रिट है
ये 5 रेट में से एक है, मैं आपको बोल चुका हूँ। 4 रेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप खुद सोच लीजिएगा कि आप घाटा होने वाला है। तो बंदी पृथक्करण के तहत अगर लगता है कि वो अपराधी नहीं है तो उसे आदेश देता है न्यायालय, मुक्त कर दिया जाए या उसे छोड़ दिया जाए या पेश नहीं किया जाए, वो आपका बंदी पृथक्करण होगा। नेक्स्ट, समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? भाई ST SC और जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन आता है, जिन्हें हम कल्याणकारी तत्व भी कहते हैं। इन्हें आयरलैंड देश से लाया गया है और ये भाग 4 में याद रखें, प्रश्न बनता है भाग 4 में 36 से 51 तक आपको आर्टिकल मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को खालिस्तान के रूप में किया गया है, वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि आपको राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 49। और NTPC एग्जाम हुआ है, उसके भी हमने GKGS का एनालिसिस कवर कराया था, स्नातक स्तर की बात कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के पृष्ठ में जाके देखेंगे। हमने RPF कांस्टेबल का भी करवाया था, NTPC से करवाया है GKGS का एनालिसिस, और हम सभी भर्ती परीक्षाओं के ध्यान रखते एक साथ सबका रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं, NTPC के लिए विशेषकर और ग्रुप डी के लिए। बाकी RPF SI कांस्टेबल दोनों में भी चारों भर्ती में आप काम देगा, और रेलवे की समस्त वैकेंसी में ये वीडियो काम देने वाले हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को खालिस्तान कहा जाता है। प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? NTPC CBT 2 माया, और NTPC CBT 2 एग्जाम जल्द होने वाला है। स्नातक स्तर की बात करें, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जल्द होगा, जुलाई अगस्त में हो ही जाएगा, और ग्रुप डी का तो पता नहीं फिलहाल, चलिएगा। तो आपका अनुच्छेद 44 UCC आप सुना होगा, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 44 में, ये एक बार नहीं बार बार पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अब भी मैंने बताया था भाग 4 में 36 51 है, तो प्रश्न पूछ लिया ना, बताओ, मैं तो पहले ही बता चुका था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भाई मौलिक कर्तव्यों से। क्या समझे आप लोग? भाग 4, भाई भाग 4 है, भाई भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है कि नहीं? और साथ वही बात कर रहे हैं हम, क्या भाग 4 का, या हम एक कह रहे हैं इसी मौलिक कर्तव्य है, जिनकी संख्या 11 वर्तमान में याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य रूस से लाए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लाए गए हैं। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखिएगा, प्रश्न पूछा है, मौलिक कर्तव्य 11 है वर्तमान में, रूस से लाया गया है, राजधानी मॉस्को है भाई, और मुद्रा क्या चलता है? रूबल चलता है। प्रश्न पूछ लेता, याद रखें। और ये भाई भाग 4 काम में है, 4 में तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 मौलिक कर्तव्य है, और इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखेंगे, डेट भी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, आपको लगभग हम याद रखें संविधान के 400 प्रश्न दिखाएंगे, माना जाए 400 प्रश्न
इतने प्रश्न पढ़ने के बाद क्या बताओ आपको संविधान बहुत कुछ डाटा याद नहीं होगा? होगा। जितने पढ़ाते चल रहे हैं आप लोग दिमाग में फुट भी करते चलो, कॉपी में नोट डाउन करते चलो, अगली भर्ती में आपको रिवाइज करने का वक्त मिलेगा। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में लिखा है। मैं बता चुका मौलिक कर्तव्य 11 हैं और टोटल 11 है, पहले 11 नहीं थे, पहले 8 थे, पहले 8 थे, अब हो गए हैं 11। और 11 नंबर में क्या है जी मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं पता तो मत पढ़ो भाई तुम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? आर्टिकल नंबर 51 ए। 51 ए में कहा गया है कि प्राकृतिक की सुरक्षा करना या प्राकृतिक का या पर्यावरण का सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। और इसके पहले हमें एक प्रश्न और पूछा था भाई, आप लोग बताइएगा 49 में क्या था? अभी मैं करवाया ना इसके पहले 49, पता है क्या था? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के खालिस्तान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, वो 360 है, जो अभी तक भारत में कभी लगा नहीं है। और इसके पहले बता चुका हूँ 352, 356 और 360। जो राष्ट्रपति शासन ना, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगेगा, जो राष्ट्रपति शासन सिर्फ राज्य में लगता है। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक लगा नहीं है। नेक्स्ट, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी जो कार्यकाल है 65 वर्ष या 65 वर्ष या आप कह सकते हो 6 वर्ष, इनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। और जो भी बड़े बड़े पद हैं याद रखें समस्त की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और अगर आपको प्रश्न पूछ ले भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे तो याद रखें सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। और वर्तमान में पूछे तो कौन आएगा भाई? ज्ञानेश्वर कुमार। कौन? ज्ञानेश्वर कुमार। प्रश्न पूछ लेता है करंट अफेयर के रूप में ज्ञानेश्वर कुमार। इसके पहले कौन था? चलिए, तो राजीव कुमार याद रखेंगे, राजीव कुमार ज्ञानेश्वर कुमार के पहले थे और वर्तमान में आपके ज्ञानेश्वर कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा सत्र की पहली शुरुआत में, तो इसकी जानकारी आर्टिकल नंबर 87 में है। नेक्स्ट, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप खालिस्तान द्वारा लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन। और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहा है तो उसको उस पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। अब हम आपको कमेंट बॉक्स पूछते हैं कि कौन से अनुच्छेद में महाभियोग का उल्लेख है, जरूर बताइएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है। और महाभियोग चाहे वो संसद हो, संसद के किसी सदन में भी लागू हो सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, वो प्रक्रिया है हटाने की। अगर अतिक्रमण कर रहा है मतलब संविधान के जो अधिकार क्षेत्र है उसका गलत उपयोग कर रहा है, तब आर्टिकल बताएं कौन से आर्टिकल में महाभियोग है। कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख हम कहते हैं, याद रखें, राष्ट्रपति को, मतलब राजनीतिक रूप से। और एक पद अभी CDS सुना होगा आपने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं का प्रमुख एक पद नियुक्त किया गया है कुछ 2 या 3 साल पहले, याद रखें, जिसे हम CDS कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। और तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना कमांड अगर पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? मतलब राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण या शपथ से संबंधित है। तो आप देख पाएंगे आर्टिकल नंबर 60। मैं आपको प्रश्न पूछ चुका हूं कि कौन से आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा। ये तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति।
भाई मतलब भारत के जो कार्यपालिका है उसका जो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति होता है, और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है, मतलब प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है, याद रखें। पूरा कार्यकारी देश संचालन करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। वहीं अगर प्रश्न पूछ लिया आपको भाई, क्या देश का पहला नागरिक? राष्ट्रपति। समझे? नेक्स्ट, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? मैं भी बताया था आपको कि संसद के दोनों सदनों को बैठक करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा 108 के तहत, और स्थगित करना है तो भी राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के खालिस्तान में उल्लेखित है। देखिएगा, मैं प्रश्न पूछा था और यहाँ ही प्रश्न पूछ लिया, और आपने शायद कमेंट बॉक्स में बता भी दिया होगा, माना जाए तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो गंदी बात है, मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। तो भाई महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम भारत के जो प्रेसिडेंट है उसको हटा सकते हैं अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो। इसकी जानकारी आर्टिकल नंबर 61 में है। एक बार नहीं मेरे भाई, अनेकों भर्ती परीक्षाओं बार बार पूछता, और आप पढ़ने वाले बच्चे देख रहे तो आपको तो पता ही होगा कि सही बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? जैसे अगर राष्ट्रपति है कहीं चला गया तो उपराष्ट्रपति संभाल लेगा, अगर दोनों नहीं है तो इस पोजीशन में, स्थिति में क्या होगा? तो क्या होगा भाई, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही क्या संभालेगा? क्या? राष्ट्रपति का पद। अब आपको पूछते हैं, वर्तमान में BR गवाई, ध्यान रख, ठीक है, ब्रजभूषण रामकृष्ण गवाई, ये आपके क्या है वर्तमान में चीफ ऑफ जस्टिस हैं, CJI। याद रखें भारत के वर्तमान नंबर के, और आप बताएंगे इसके पहले कौन थे, ठीक है, इसके पहले कौन थे, याद रखें, ये बताइएगा। वर्तमान में BR गवाई है। प्रश्न पूछेगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवाई। पहले कौन है बताइएगा। और हम आपको प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम कौन बने, है कि नहीं? हीरालाल जेकानिया, हीरा लाल या हरीलाल बोल देते कई बार, तो याद रखें हीरालाल जेकानिया या हरीलाल जेकानिया भी कहा जाता है, कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने वर्तमान BR गवाई। और पूछेगा प्रश्न करंट अफेयर ग्रुप में, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? देखिएगा हमें क्या पूछ रहा है, भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें, पहले उपराष्ट्रपति तो आपके कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, वो तो आप पता होना चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और इन्हीं के जन्म दिवस वो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और बात आती है, लेकिन यहाँ शर्त रख दिया है, जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, जिस शर्त रख दिया है। लेकिन उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, वह है आपका VV गिरी, वराह वेंकट गिरी उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आगरा के प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वही प्रश्न पूछ लेता है कि भाई भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो याद रखें द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। और एक और प्रश्न बनता है, जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? अब भी प्रश्न पूछा था भाई, सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। थोड़ा सा शब्द घुमा दिया बस और प्रश्न पूछ लिया। नेक्स्ट, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराह वेंकट गिरी। अब भी प्रश्न पूछा था, हमने बोले थे BV गिरी, मैं नाम बताया था ना पूरा, वराह वेंकट गिरी। तो देखिएगा कनेक्टिविटी प्रश्न मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर अब प्रश्नों का भंडार समाप्त होता है। समय बहुत ज़्यादा लंबा लगा है। और रही बात भाई, टॉप 50 प्रश्न कवर हुए हैं, 50 मजाक थोड़ी है, और हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया है। और पिछला पार्ट अगर आप नहीं देखिए तो मेरे भाई विद्यार्थियों, भाई बहनों, जाकर देख लीजिएगा।
मैं अपना और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। जो भी जानकारी लाऊँगा, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे का, साइंस का, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा को, फिलहाल तो एनटीपीसी चल रहा है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। वहीं सोच के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हम अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और अपने सहपाठियों के पास भी साझा कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप हमसे दूर है तो रिकॉर्ड क्लास से भी आप पढ़ सकते हो। और न्यू अपडेट जानकारी भर्ती परीक्षाओं की, वैकेंसी कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, ऐसे अपडेट के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।